नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके गद्य भाग के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 6। पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पर कीचड़ पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे बच के निकलेंगे। और अगर वहाँ पर कोई कार स्कूटर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप और अधिक उससे बचकर निकलेंगे। जानते हैं, क्यों? ताकि वो जो छींटे हैं वो आप पर नहीं पड़ जाए। तो जो हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक भी यही है, कीचड़ का काव्य, अर्थात कीचड़ के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। और इसके लेखक हैं काका कालेलकर जी। तो पहले इनका परिचय जान लें। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। इनकी मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। और ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अनुयायी अर्थात फॉलोअर थे। और आपको पता है बच्चों, भारत सरकार ने काका साहब के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी की है। तो इनके मुख्य बिंदु क्या थे? क्यों लेखक ने ये पाठ लिखा? सर, पहले तो वो कीचड़ को एक नए संदर्भ में देखना चाहते हैं। दूसरा, वो कीचड़ को उपयोगिता की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान देना चाहते हैं कि कीचड़ भी यूजफुल होता है। और तीसरा, उन्होंने बुद्धिजीवियों के समक्ष कुछ सवाल उठाए हैं जो पाठ के एंड में हम देखेंगे, जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं। लेखक क्या करता है, प्रातः काल के दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उस समय पूर्व दिशा तो कुछ विशेष आकर्षक नहीं थी। अर्थात जैसे पहले पूर्व दिशा में आकर्षण होता था वो आज वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारी की सारी शोभा कहाँ थी? उत्तर दिशा में जमी हुई थी। और उत्तर दिशा में तो लाल रंग क्या कर रहा था? कमाल कर रहा था। अर्थात चारों तरफ लालिमा फैली हुई थी। लेकिन कहते यह सौंदर्य थोड़े समय के लिए ही था। देखते देखते क्या हुआ? बादल श्वेत पूनी की तरह हो गए। बादलों का रंग सफेद हो गया और दिन का क्रम आरंभ हो गया। कहते हैं, लेखक कहता है कि हम लोग सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं, आकाश का, पृथ्वी का, तालाबों का, लेकिन कहते कीचड़ का वर्णन कोई नहीं करता। क्यों भाई, कीचड़ का वर्णन क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों? लोग कीचड़ से नफरत क्यों करते हैं? आप बताइए, आप क्यों कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप भी यही सोचते हो कि अगर कीचड़ मेरे कपड़ों पर लग गया, लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। कहते कीचड़ से किसी को सहानुभूति क्यों नहीं है? अब लेखक इसी चीज का आंसर जो है वो हमसे और बुद्धिजीवियों से जानना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि अगर हम तटस्थता से सोचें, ध्यान लगाकर सोचें, तो हमें क्या मिलेगा? ये देखने को मिलेगा कि कीचड़ में भी सौंदर्य कम नहीं है। जैसे हम क्यों कीचड़ से बचते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपके चैप्टर की। और कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। लेकिन सेकंड, उन्होंने क्या कहा कि कीचड़ बहुत सुंदर भी लगता है। कहाँ कहाँ सुंदर लगता है? पुस्तकों पर गत्ते का रंग हमें अच्छा लगता है। कीमती कपड़ों का रंग वो भी हमें अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। भट्टी में पकाए गए जो मिट्टी के बर्तन है उसका रंग भी तो कीचड़ जैसा होता है। तो लेखक कहता है कि जो लोग कला को जानते हैं, कला की कद्र करते हैं, वो सभी कीचड़ के रंग को पसंद करते हैं। जैसे घरों में हम कीचड़ जैसा रंग पसंद करते हैं, या जब हम कभी फोटो खिंचवाते हैं तो क्या कहते हैं, अगर उसमें कीचड़ जैसे रंग की झलक आ जाए तो हम उसे वार्म टोन का नाम देते हैं। तो हम उस पिक्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये फोटो तो बहुत अच्छी आई है, क्योंकि इसमें पीछे से क्या आई है? वार्म टोन की टच आ रही है। पर लेखक कहता है पता नहीं क्यों जो लेखक लोग हैं, हम लोग जो हैं, वो कीचड़ का नाम लेते ही मूड बिगाड़ लेते हैं। कहते नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वो खोपरे जैसा लगता है और ये दृश्य कम सुंदर नहीं लगता। कहते कीचड़ का पिछला भाग सूख जाता है और जब उस पर बगुले चलते हैं और उनके 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे होता है,
तो उनके पैरों के निशान हमें कारवां में जाने के जैसा प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बगुले के पैर तो देखे हैं ना, तो 3 जो हैं उंगलियां जो हैं उनकी आगे को होती है और अंगूठा पीछे को, और जब वो गीले कीचड़ पर चल के जाते हैं तो उनके पाँवों के निशान वहाँ पर बनते जाते हैं। और आगे लेखक क्या कहता है कि जब कीचड़ ज़्यादा सूख जाता है, जमीन ठोस हो जाती है, तो वो और सख्त हो जाता है। उस समय गायें, बैल, पांडे, भैंस, भेड़, बकरे सभी के पद चिन्ह उस पर अंकित हो जाते हैं और ये शोभा देखते ही बनती है। भैंसों और पांडों की लड़ाई के दौरान उनके पैरों और सींगों के निशान कहते हमें किसकी याद दिलाते हैं? भारतीय युद्ध कला का दृश्य याद दिलाते हैं। अब लेखक आगे क्या कह रहा है कि आपको कीचड़ देखने तो कहाँ जाना चाहिए? गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे चले जाओ। और कहते यदि यहाँ से भी तसल्ली ना हो तो सीधे खंबात पहुँचना चाहिए। वहाँ पर मही नदी के मुंह के आगे जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ सर्वत्र कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। और ये कीचड़ नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं है, कीचड़ भी ऐसा कि जिसमें पहाड़ के पहाड़ गायब हो जाए, अर्थात ये इतना गहरा होता है कि इसमें पहाड़ तक समा जाए, कि हाथी तक को निगल जाए, हाथी तक लील जाए, ये इतना गहरा कीचड़ होता है। लेकिन आगे लेखक क्या कह रहा है कि मनुष्य को कहता है ये बात अगर ध्यान में रहती ना कि वो जिस कीचड़ को निंद रहा है उसी का अन्न वो खाता है, अर्थात हम जो धान की फसल, जो चावल हम चाव से खाते हैं वो कीचड़ में ही तो उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि धान को रोपने से पहले पानी खेतों में खड़ा किया जाता है, फिर जब जो दलदल सा बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, तब उसमें धान की फसल रोपी जाती है। अब आगे क्या कह रहा है लेखक कि हम पंख अर्थात कीचड़ से तो घृणा करते हैं, पर पंकज अर्थात कमल शब्द सुनते ही हमारा मन पुलकित हो जाता है। और यह पंकज जो है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? पंख से ही तो उत्पन्न हो रहा है, अर्थात जो कमल है वो कीचड़ से ही तो उत्पन्न हो रहा है। तो लेखक कहता है कि कवियों के मन के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है, कि अगर मैं उन्हें कहूँगा कि तुम पंकज को तो बेटर मानते हो और पंख को नहीं, तो व्यर्थ में उलझन में पड़ जाऊँगा, वो बहस करने लगेंगे। तो ये तो अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे क्या कह रहा है कि हम वासुदेव की पूजा करते हैं, लेकिन उनके पिता वसुदेव को तो कोई नहीं पूछता। आपने देखा ना वो कैसे उदाहरण दे रहे हैं। अब कहते हैं हीरे को हम बहुमूल्य मानते हैं, हीरे को कौन पसंद नहीं करता? आप, मैं, सभी हीरे को पसंद करते हैं। लेकिन हीरा कहाँ उत्पन्न होता है? बिल्कुल ठीक, कोयले की खान से निकलता है। और वहीं हम कोयले को क्या करते हैं? पसंद नहीं करते, उसे कोई मूल्य नहीं देते। हालांकि जो हीरा है और कोयला है दोनों कार्बन के ही तो रूप है। अगला एग्जाम्पल देखिए, और भी अच्छा है। कहते हम मोती की माला को गले में बांधकर घूमते हैं, लेकिन उसकी मातुश्री अर्थात सीपी को तो हम गले में नहीं बांधते। अर्थात यहाँ पर लेखक बता रहा है कि अच्छी वस्तु से संबंधित अन्य चीज़ों को सम्मान मिलना जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति, शिक्षा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को तुच्छ मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। आवश्यकता क्या है? अपना नज़रिया बदलने की। तो लेखक भी इस विषय पर चर्चा अधिक नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि हमें किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं आपको संक्षेप सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे समुद्र इतना विशाल होता है लेकिन उसका पानी नहीं पिया जा सकता क्योंकि वो खारा होता है, लेकिन कीचड़ का जल पीकर छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें और पाठ का पठन अवश्य करें। धन्यवाद।